ये जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन भी हैं। और मोदी जी तो अभी तो चर्च भी गए थे, हाल ही में गए थे। पूरा इलाका आप देखिए, एक तरफ गोवा भी है वहाँ पे। तो इस बार जो बदलाव हो रहा है, उसमें इन सबकी भूमिका बन रही है। जी। बिल्कुल सबकी भूमिका है, इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव का इलाका है वो केवल दक्षिणी कर्नाटक का जो कोस्टल एरिया है वो, और अर्बन बेंगलोर। बाकी अगर आप पुराना मैसूर का देख लीजिए, आप हैदराबाद कर्नाटक देख लीजिए, महाराष्ट्र कर्नाटक देख लीजिए, कहीं भारतीय जनता पार्टी की वह ताकतवर मजबूती नहीं है जो इन इलाकों में। और हिंदुत्व के एजेंडे के बावजूद कर्नाटक में जो जातीय समीकरण है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। अब जो पिछड़े हैं, जिनके नेता हैं सिद्धारमैया साहब, जो अल्पसंख्यक हैं, और जो दलित जातियां, जिनके जिनके जिनका नेतृत्व है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये जो तीन प्रमुख जातियां हैं जिनकी प्रेजेंस कर्नाटक में बहुत है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और वो हिंदुत्व के एजेंडे में जा नहीं रही है। दूसरी बात यह है कि जो अभियान चला रही है पार्टी, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सिद्धारमैया को नहीं घेर पा रहे हैं। सरकार में रहने के बावजूद भी सिद्धारमैया के ऊपर आर्थिक अनियमितताओं के आरोप पे चस्पा नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। तमाम ईडी उडी के छापे पड़ते रहे, लेकिन शिव कुमार को भी लोग घेर नहीं पाए। तो एक ऐसी हालात बन गई कि भारतीय जनता पार्टी गवर्नेंस के मुद्दे पे पिछड़ गई। इनके विधायकों के ऊपर डिलीवरी न करने के आरोप लगते रहे लगातार। सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार को पनाह देने और प्रेशर देने का आरोप लगता रहा। भ्रष्टाचार के आरोप में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, उस व्यक्ति के खिलाफ भी आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। चुनाव की घोषणा होते होते एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ करोड़ों रुपए बरामद हो गए। तो एक बड़ा मुद्दा आ गया। दूसरी चीज, जो आपने परिवारवाद का नाम लेना शुरू कर दिया, उसको भी आप नहीं चला पा रहे हैं कर्नाटक में, क्योंकि लगभग 3 दर्जन के आसपास जो विधायक हैं वो विभिन्न परिवारों से हैं। हर उनके रिश्ते के लोगों को आपने उम्मीदवार बना दिया। यह नरेशन भी आपका वहां नहीं चल पा रहा है। तीसरी चीज, जो पब्लिक कनेक्ट है वह भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस के नेताओं का जब बहुत जबरदस्त है। हर इलाके में सिद्धारमैया भले हम और आप कहते हैं कि पिछड़े वर्ग के से आते हैं वो, लेकिन उस आदमी के जो कनेक्ट हर बिरादरी में और हर इलाके में, चाहे वो पुराना मैसूर का इलाका हो, चाहे ये हैदराबाद और महाराष्ट्र कर्नाटक का इलाका हो, चाहे दक्षिण कर्नाटक कोस्टल एरिया हो, और चाहे बंगलोर का एरिया हो। लेकिन इसलिए लड़ाई जो है इस समय है कि जो और इन नेताओं के साथ क्या कि ये लगने लगा कि कांग्रेस एक वैकल्पिक सरकार बना सकती है, कांग्रेस वैकल्पिक सरकार बनाने की स्थिति में है। और कर्नाटक के लोगों ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के से ज्यादा पसंद नहीं किया करना, कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष बहुत ज्यादा नहीं रहे लोग। अगर आप देखेंगे तो एमएलसी, अगर आप करें ना, एमएलसी तो छोड़ के चले आ रहे हैं वो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी छोड़ के चले आ रहे हैं कांग्रेस में। यानी कि आज भारतीय जनता पार्टी जीत सुनिश्चित करने के लिए उनके उम्मीदवारों, उनके नेताओं में विश्वास नहीं रह गया, न तो स्थानीय नेताओं में और न केंद्रीय नेताओं में। अब एकमात्र एजेंडा इनके पास है कि जिस एजेंडे को लेकर के हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको चलाने का। अब सवाल यही है कि यह एजेंडा क्या डेवलपमेंट के मुद्दे पे ज्यादा हो जाएगा। कर्नाटक वो राज्य नहीं है ना, कर्नाटक इस देश के उन 10 प्रमुख राज्यों में से है जिसका कंट्रीब्यूशन सर्वाधिक है जीडीपी में। रोजगार वहां बहुत है, में औद्योगिक धंधे वहां बहुत है, तो आप उस तरह से आप नहीं लेके जा सकते। और दूसरी चीज की राजनीतिक जो जागरूकता है वह, मतलब यह कर्नाटक एक राज्य ऐसा रहा जो केंद्र के में किसी की सरकार है, उन्होंने विरोधी पार्टी की सरकार बनाई अपने यहाँ। वह भी जो डबल इंजन का सिद्धांत नारायण लोग देते हैं उसको कन्नड़ी लोग बहुत स्वीकार नहीं कर पाए अतीत में। तो आप किस बिना पर आप लेके चलेंगे? अगर आप राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करते हैं तो क्या जो जाति समीकरण है वह कर्नाटक में इनकार कर देंगे आप? वो संभव नहीं है। वो जाति समीकरण बहुत जबरदस्त है और इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है कि जब जब लिंगायतों की जिस किसी पार्टी ने अवहेलना की, उसको उन्होंने पूरी तरह छोड़ दिया, चाहे बीरेंद्र पाटिल का मुद्दा रहा हो और चाहे येदियुरप्पा साहब का मुद्दा रहा हो। येदियुरप्पा साहब जब अलग पार्टी बना दिए, बीजेपी की क्या स्थिति हो गई वहां पर। और आज तो कोई जमीनी नेता ही नहीं है बीजेपी के पास कर्नाटक राज्य में। तो केवल केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर, केंद्रीय योजनाओं के नाम पर, केंद्रीय एजेंडे के नाम पर आप कितना आप आगे बढ़ा पाएंगे? और जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है वो कहीं से आप कम कर पा रहे हैं।
जो आपने टिकट काटने की कोशिश की, उस टिकट काट करके नए उम्मीदवार बनाने का आपने प्रयास किया, उसके अलग परिणाम आने लगे। अगर आपने नए आदमी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया और आपका जो पार्टी का परंपरागत नेता है वो मैदान में हो गया, कैसे उसका असर कैसे कम कर लेंगे आप? जो पूरा का पूरा हालात बन रहे हैं कि एक तो यह जो पिछली बार का अनुभव लोगों का रहा है, उससे भी करना मुझे ये लगता है लोगों में जो हलचल है, अगर आप बात करेंगे, जो खासतौर से सिविल सोसाइटी में बहुत एक्टिव है। सिविल सोसाइटी के तमाम संगठन सरकार के खिलाफ सक्रिय हो गए हैं। दलित संगठन सरकार के खिलाफ बहुत सक्रिय हो गए हैं। ये उनको लगने लगा है कि दलित हितों की बहुत अवहेलना हो रही है। जो संगठन हम जाने माने संगठन है, उनकी सक्रियता अपने लोगों के बीच में बहुत ज्यादा है। तो जो पूरा का पूरा एक राजनीतिक माहौल बना है इनके खिलाफ, किसान पहले से आंदोलित है। जितने जुलूस और प्रदर्शन कर्नाटक में हुए हैं उत्तरी भारत को छोड़ करके, अगर आप मान लीजिए तो कर्नाटक में हुए, बहुत ज्यादा लोगों के किसानों में नाराजगी हुई। तो अगर व्यापारियों में जीएसटी को लेकर के अलग नाराजगी रही है, बार बार लोग कहते रहे हैं कि जीएसटी को लागू करने से आपने व्यापारिक गतिविधियों को ठप किया। पूरे दक्षिण में इस बात का माहौल बना हुआ था और इस विषय को लेकर के तमिलनाडु के वित्त मंत्री लगातार बोलते रहे हैं कि जीएसटी को लागू करके आपने कितना नुकसान किया है और अर्थव्यवस्था को कितना चौपट किया है। तो एक अलग तरह का माहौल है जहाँ आर्थिक गतिविधियां हो, किसानों के मुद्दे हों, जातीय समीकरण हो, सरकार के गवर्नेंस का क्या सफलताओं का विषय हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों पर भारतीय जो सत्तारूढ़ दल है वो घिरा हुआ है। और इसके विपरीत भारतीय कांग्रेस एक वैकल्पिक सरकार देने की स्थिति में है। सरकार विकल्प की बात कर रही है कांग्रेस कहीं से में एक जो अपने आरक्षण का मुद्दा छेड़ा था, उस पर भी रिएक्शन है। मतलब जिन लोगों को वोकालिंगा और लिंगायतों ने 4% आरक्षण अल्पसंख्यकों से छीन करके लेकर के उनको देने के बारे में कोई उत्साह से थोड़ा उन्होंने स्वीकार किया। कई समूह खुल करके सामने आए कि ये आरक्षण देने का ये तरीका गलत था। तो एक जो माहौल बनाने का प्रयास किया आपने, वो भी नहीं मिल पाया और यह नरेशन बनने लगा कि आप केवल पॉलिटिकल गिमिक है। ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद ये बात और जोर पकड़ने लगी। तो कोई ऐसी स्थितियां नहीं बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी रीत नीति और योजना के तहत जो उसके खिलाफ माहौल बना उसको काउंटर कर पाए। हालांकि अभी चुनाव का समय अभी समय है, लेकिन मुझे लगता है कि एक राजनीतिक माहौल जब बनना शुरू होता है तो उसका बीच में रोक नहीं पाते। कोई बहुत बड़ा कारण उपस्थित हो जाए, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए तो बात ही कर रहा है, अन्यथा स्थितियां बनती नहीं है। तो जो राजनीतिज्ञों की समझ है, और अगर आप देखिए ना कि सिद्धारमैया आज भी सर्वाधिक पसंद के मुख्यमंत्री कैंडिडेट माने जा रहे हैं। इतने इसके भारतीय जनता पार्टी के तमाम आलोचना उसके हिंदुत्व का एजेंडा और राष्ट्रीयता के एजेंडा लागू करने के बावजूद भी, तो उस नेतृत्व के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए आप। लोगों की पसंद उनके साथ बनी हुई है, उनके सरकार को लेकर के कोई उस तरह की नेगेटिव नहीं बनी सिद्धारमैया की जो सरकार थी, तो किस बिना पर आप इसको काउंटर कर पाएंगे? इसलिए जो माहौल बना है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर्नाटक में, मुझे लगता है कि वो बहुत निर्णायक साबित होगा।